318 साल बाद औरंगजेब का डर क्यों। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया है कि 318 साल बाद औरंगजेब आलमगीर का डर क्यों है, इसी मुद्दे का ये एपिसोड है, जिसे आप आखिर तक देखिए। इसको ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये मुद्दा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। हम इस मुद्दे को और भी एपिसोड बनाएंगे इसके बाद में, और इस मुद्दे को और भी डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। और औरंगजेब ने जो शासन किया है, उस शासन की अच्छाइयाँ, उस शासन की कमियां हैं, उनके बारे में भी आपको बताएंगे, जो अगले एपिसोड आएंगे उसके अंदर। तो आज के इस एपिसोड के अंदर जो हमने टाइटल दिया है कि 318 साल बाद औरंगजेब का डर क्यों है। 318 साल यानी 1707 के अंदर औरंगजेब आलमगीर का इंतकाल हुआ, जो भारत का बहुत बड़ा बादशाह हुआ है मुगलिया सल्तनत का। और आज 2025 है, यानी 318 साल बाद औरंगजेब का जो डर है, वो डर इसलिए कि पिछले दिनों एक फिल्म आई है, छावा फिल्म संभाजी महाराज के ऊपर है, जो शिवाजी के बेटे हैं। और छावा का जो मराठी में जो मतलब होता है, शेर का पुत्र, शेर का बेटा। और इस फिल्म बनाना फिल्म वालों का अपना काम है, लेकिन फिल्म के जरिए जो जहर फैलाने की कोशिश की गई है, यानी फिल्म के जरिए जो हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करने की कोशिश की गई है, फिल्म के जरिए औरंगजेब को सिर्फ एक मुसलमानों का हितैषी और मुसलमानों का प्रतिनिधि बताने की कोशिश की गई है, और संभाजी को है वो सिर्फ हिंदुओं का प्रतिनिधि बताने की कोशिश की गई है। और जो उसमें जो भी जुल्म ज्यादती, जो भी लड़ाइयाँ औरंगजेब के साथ संभाजी की, शिवाजी की जो हुई हैं, ये सारे जो चित्रण करने की कोशिश की गई है, उसके अंदर जो नई पीढ़ी में खास तौर से जहर भरा गया। उसके बाद में जो फिल्म रिलीज हुई, लोग फिल्म देख के आए, लोगों में गुस्सा भी था, उसकी टीवी चैनल पे भी जो चर्चा हुई, और टीवी चैनल ने जो कई मुद्दों पे जो मिर्च मसाला लगा करके जो पेश किया। और सबसे बड़ी बात कि सत्ताधारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी, कुछ नेताओं ने भी इस चीज को लेकर के बार बार मुगलों को लेकर के, औरंगजेब को लेकर के, बाबर को लेकर, अकबर को लेकर के, यानी इन शासकों को लेकर के जो वोटों का ध्रुवीकरण करना या हिंदू मुस्लिम दरार को और बढ़ाने की जो कोशिश आए दिन जो करते रहते हैं, ये डर क्यों है। क्या औरंगजेब ऐसा था? क्या औरंगजेब ने जो जुल्म किया? एक चीज तो ये है इसका सवाल का जवाब, कि आज का जो मुसलमान है भारत में जितना भी रह रहा है, उसकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि औरंगजेब ने जो कुछ किया उसकी सजा उनको दी जाए। औरंगजेब ने करीब 50 साल भारत पर शासन किया। सबसे ज्यादा समय मुगलिया जो सल्तनत के जो बादशाह हुए हैं, उनमें सबसे ज्यादा टाइम किसी ने शासन किया तो वो औरंगजेब ने किया। औरंगजेब 1707 में इंतकाल कर गए। अब 1707 के अंदर जिस आदमी ने इंतकाल कर गया, और जो हिंदुस्तान का इतना बड़ा बादशाह रहा है, उसने जो भी अगर गलत काम कोई किया है अपने शासन के दौरान, तो उसकी सजा, उसका टारगेट वर्तमान भारत के मुसलमानों को क्यों बनाया जाए? नहीं बनाना चाहिए। वर्तमान भारत का मुसलमान है, वो औरंगजेब के जो किए हुए कामों की सजा क्यों भुगते? लेकिन औरंगजेब को लेकर के जो चर्चा इसलिए की जाती है, खासतौर से मुगलों को औरंगजेब को लेकर के, कि इन मुद्दों को अगर हम भड़काएंगे तो वो मुद्दा अपने आप ऑटोमेटिक हिंदू मुस्लिम मुद्दा बन जाएगा, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो जाएगा, आसानी से सियासी रोटियां सेकी जाएंगी, आसानी से चुनाव जीता जा सकता है। इसीलिए मुगलों को, औरंगजेब को, इनको टारगेट बनाया जाता है। अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि सबसे पहले कि औरंगजेब ने क्या किया था। जो बताते हैं कि औरंगजेब ने अपने भाइयों का कत्ल किया, अपने बाप से शासन छीना, ये बात बिल्कुल सच्चाई है। लेकिन इतिहास के अंदर अकेला एक औरंगजेब ने ही नहीं किया था। औरंगजेब ने जब शासन संभाला, शासन छीना, तो अपने पिता शाहजहां से शासन छीना। ये ऐतिहासिक सच्चाई है, दीवार पे लिखी हुई सच्चाई है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता। औरंगजेब ने अपने भाइयों का कत्ल किया, यह भी एक सच्चाई है। लेकिन ऐसा औरंगजेब ने ही नहीं किया। हमारे देश में और दुनिया के अन्य देशों में ऐसे आपको बेशुमार शासक मिल जाएंगे, छोटे राजे रजवाड़े मिल जाएंगे, बड़े शासक मिल जाएंगे। किसी ने अपने पिता का कत्ल किया, किसी ने भाइयों का कत्ल किया, किसी ने अपने चाचा का कत्ल किया, यानी पूरा एक षड्यंत्र करके राज को हासिल किया। ऐसे असंख्य उदाहरण पूरे विश्व में मिल जाएंगे, हमारे भारत में भी मिल जाएंगे। लेकिन
चर्चा अकेली औरंगजेब की करनी है, वो इसलिए करनी है कि औरंगजेब की चर्चा करने से आसानी से ध्रुवीकरण हो सकता, आसानी से वोट मिल सकते हैं। तो औरंगजेब ने अपने पिता को कैद में डाला, औरंगजेब ने अपने भाइयों को कत्ल किया और औरंगजेब ने भारत पे कब्जा किया, ये एक सच्चाई है। लेकिन औरंगजेब ने और क्या किया? औरंगजेब ने जो 50 साल शासन किया, तो सच्चाई ये भी है, ऐतिहासिक तथ्य हैं ये, कि भारत का जो सबसे बड़ा रकबा था, भारत का जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल था, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से लेकर के बांग्लादेश, और ये बड़ा जो क्षेत्रफल था सबसे, वो सिर्फ और सिर्फ किसी शासक के अंडर में रहा, तो उसका नाम औरंगजेब था। ये एक सच्चाई है कि भारत को सबसे बड़ा सेब देने वाला, भारत को सबसे बड़ा रकबा देने वाला कोई शासक था भारत का, तो उसका नाम औरंगजेब था। औरंगजेब के नाम के आगे आलमगीर जुड़ता है। आलमगीर यानी पूरे एक तरह आलम का, विश्व का एक पूरा एक शासन, एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा रुतबा। तो ऐसे ही नहीं, उस जमाने के जो राइटर थे, उस जमाने के जो लेखक थे, उन्होंने ऐसे ही औरंगजेब को आलमगीर नहीं कहा था, कुछ तो खूबियां भी होंगी उस बंदे में। अब जब सारी चीजें बताई जाती हैं कि वो क्रूर था, औरंगजेब ने जबरन धर्मांतरण किया, आप सोचिए जरा कि आज के 318 साल पहले, आज अगर भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों के मुसलमानों की भी अगर संख्या पकड़ लें, तो तीनों के मुसलमानों की संख्या है वो 50-55 करोड़ अंदाजे से हो सकती है। लेकिन 1707 में 318 साल पहले कितने होंगे? और आज अगर भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो हिंदू भाइयों की संख्या मान लें, तो अगर ये 100-125 करोड़ जो संख्या है, तो उस जमाने में कितनी होगी? तो 50 साल जिसने शासन किया औरंगजेब ने, अगर वो जबरन धर्मांतरण करवाता, तो जाहिर सी बात है इसके लिए बाकायदा उसने कोई विभाग भी खोला होगा, कोई अधिकारी भी नियुक्त किया होगा। वो अधिकारी न सिर्फ दिल्ली और आगरा में बैठता होगा, बल्कि उसकी ब्रांचेज थी और जगह जगह धर्मांतरण करवाया जाता होगा। या अगर जो धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा हो, तो उसका कत्ल करने का भी बाकायदा कोई एक पूरा एक डिपार्टमेंट होगा। ये इतना झूठ, इतना प्रोपेगेंडा, इतना मिथ्या जो औरंगजेब के बारे में जो फैलाई गई है, वो क्यों फैलाई गई है? जो औरंगजेब एक ऐसा सादा शासक था, और ये सबको मालूम है कि औरंगजेब के बारे में जितने जो उसके बुरे चीजें दिखाई जाती हैं कि शाहजहां को कैद करना, भाइयों का कत्ल करना, तो साथ में ये भी आखिर में औरंगजेब को जो पढ़ता है चैप्टर में स्टूडेंट, चाहे वो नीचे की क्लास का स्टूडेंट हो, चाहे वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो, तो वहाँ ये भी पढ़ता है कि जो भी राइटर है वो ये भी लिखता है, मजबूर हो जाता है औरंगजेब के लिए लिखने के लिए। वो लिखता है कि औरंगजेब एक सादा जीवन व्यतीत करने वाला शासक था। औरंगजेब खजाने से कुछ भी अपने ऊपर खर्च नहीं करता था। औरंगजेब टोपी सी करके, कुरान लिख करके, और उनसे जो पैसा आता था उससे अपना गुजारा चलाता था। यह भी एक औरंगजेब के जीवन की सच्चाई है। लेकिन अगर देखें इस दौर में, तो देश में ऐसे शासक भी हैं 10 लाख के सूट भी पहनते हैं, लेकिन औरंगजेब ने खजाने से कुछ नहीं लिया, ये भी एक सच्चाई है। औरंगजेब ने खजाने से, यानी जनता का जो टैक्स खजाने में जमा होता है, उससे अपने ऊपर कुछ भी औरंगजेब ने खर्च नहीं किया। अब बात करें कि जंगों की बातें, तो जंग जब होती हैं सामने वाले शासक से होती है, तो किसी भी देश में हो, हमारे देश में हो, सामने हिंदू हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो या सिख हो या कुछ भी हो, यानी मुसलमानों के आने से पहले भी देश में शासन व्यवस्था थी। 1000 साल पहले जब मुसलमान आए, उससे पहले भी शासक थे, वो सारे के सारे हिंदू शासक थे। वो भी आपस में राज के लिए लड़ते थे, एक दूसरे का कत्ल करते थे, बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, जो ऐतिहासिक तथ्य हैं। यानी एक शासक दूसरे शासक से लड़ा है, उसकी जमीन पे कब्जा किया है, उसको हराया है, तो उस खून खराबा हुआ है, ये सब इतिहास के अंदर मौजूद है। तो ये काम औरंगजेब के शासन में भी हुए हैं। लेकिन औरंगजेब की चीजें और है कि औरंगजेब पे सारे आरोप लगाए जाते हैं कि उसने जबरन धर्मांतरण करवाया, वो क्रूर था। तो लेकिन औरंगजेब की एक सच्चाई यह भी है कि जो मुस्लिम शासक जितने भी हुए हैं, उनमें सबसे ज्यादा कोई हिंदू ओहदेदार, उच्च अधिकारी किसी मुस्लिम शासक के दौर में हुए हैं, तो उसका नाम औरंगजेब आलमगीर था। तो इतना बड़ा जब देश में इतने बड़े बड़े जो उच्चाधिकारी, हिंदू उच्चाधिकारी औरंगजेब के यहाँ नौकरी करते थे, सूबेदार थे, बड़े बड़े ओहदों पर थे, और वो बैठे बैठे धर्मांतरण देखते रहे, वो बैठे बैठे औरंगजेब की क्रूरता देखते रहे, वो बैठे बैठे औरंगजेब को मंदिर तोड़ते हुए देखते रहे,
सच्चाई का एक पहलू ये भी है कि औरंगजेब ने बेशुमार मंदिरों को जागीरें भी दी हैं। औरंगजेब ने जिन्हें ये भी मिलता है कि उसने मस्जिद भी तोड़ी है। ये सारे एक जो भी चीजें हैं, घटनाक्रम, ये अगले एपिसोड में हम बताएंगे जब भी हम एपिसोड बनाएंगे। तो औरंगजेब के जो उच्चाधिकारी थे, जो हिंदू उच्चाधिकारी थे, वो बैठे बैठे जुल्म क्यों देख रहे थे? सीधा सीधा जो आज जो सवाल खड़े करे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, या छावा फिल्म के जरिए, या और जो भी नफरती राइटर हैं जो कोई स्क्रिप्ट तैयार करते हैं, वो तमाम तर लोग जो एक नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनका जो टारगेट खास तौर से वो शासक भी हैं, जो शासक हिंदू शासक औरंगजेब के यहाँ उच्चाधिकारी थे। हम बात राजस्थान की करें तो राजस्थान की जो डिप्टी सीएम है, जयपुर की राजकुमारी दिया कुमारी, इनके दादा परदादा ये लोग भी मुगलों के यहाँ नौकरी करते थे। औरंगजेब के दौर में भी इनके दादा परदादा बड़े बड़े ओहदों पे थे। तो क्या दिया कुमारी के दादा परदादा हैं वो हिंदुओं पे जुल्म को देख रहे थे, बर्दाश्त कर लिया? औरंगजेब हिंदुओं पे जुल्म कर रहा है और दिया कुमारी के दादा परदादा देख रहे हैं। तो ये जो चीजें एक नफरत फैलाने की चीजें फिल्म के जरिए, लेखनी के जरिए, या टीवी चैनल के जरिए जो फैलाने की कोशिश हो रही है, ये देश के अंदर एक बड़ी एक खाई, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की, नफरत की एक खाई जो फैल रही है, इसको और फैलाने की कोशिश हो रही है। क्यों हो रही है? कि औरंगजेब एक आसान टारगेट है, मुगल एक आसान टारगेट है। लेकिन अगर बात मौजूदा दौर की करें, रोटी रोजगार की करें, जो बेरोजगारी की करें, जो सरकारी नौकरियां उनकी करें, पेपर लीक की करें, भर्तियां टाइम पे हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, इंटरव्यू हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इंटरव्यू में क्या भेदभाव हो रहे हैं, करीब 53 लाख सरकारी वैकेंसी खाली पड़ी हैं देश के अंदर, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अंदर 53 लाख के करीब सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं। बेशुमार संविदा कर्मी भरे गए हैं राज्य सरकारों में, केंद्र सरकार में। क्यों 53 लाख वैकेंसी खाली क्यों पड़ी हैं? उन पे चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर हम बात करें, अभी कुछ दिनों पहले जो ट्रंप अमेरिका के जो राष्ट्रपति बने हैं, और ट्रंप ने वहां जो भारतीय जो गए थे, जो लीगल तरीके से नहीं पहुंचे थे अमेरिका के अंदर, उनको हथकड़ी और बेड़ियां डाल करके अपने आर्मी के जो प्लेन के अंदर भारत में भेजा उनको, जैसे वो बहुत बड़े अपराधी हों, कोई आतंकवादी हों। क्यों? उस पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? लेकिन एक छोटा सा देश नेपाल है, उसके जो प्रवासी हैं जो इलीगल तरीके से अमेरिका गए हुए थे, उनको उसी अमेरिका ने चार्टर प्लेन में नेपाल भेजा है। यानी भारत इतना बड़ा देश जो 140 करोड़ की आबादी है, दुनिया की बड़ी रकबे का देश है, कोई छोटी मोटी ताकत नहीं है हमारा देश। तो हमारे देश के जो उन नागरिकों को जो अपनी रोजी रोटी के लिए गए हों, इलीगल तरीके से लेकिन रोजी रोटी के लिए गए हैं उस अमेरिका में, उनको हथकड़ी और बेड़ियां डाल करके भेजा जाए, उस पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। और नेपाल एक छोटा सा देश है, उसके नागरिकों को चार्टर प्लेन के जरिए ससम्मान भेजा जाए बगैर हथकड़ी और बगैर, उस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो रही है। रोटी रोजगार पे नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि औरंगजेब पे चर्चा ही काफी है, मुगलों पे चर्चा ही काफी है, उससे आसानी से सारी चीजें हासिल हो सकती हैं, यानी सत्ता मिल सकती है। यानी ये जो मुगलों और औरंगजेब के बारे में जो चर्चा करके नफरत फैलाते हैं, वो वही लोग हैं जिनके बाप दादा उन्हीं मुगलों के चरणों में बैठे रहते थे। आप हिस्ट्री के पन्ने पलटिए, जो लोग आज मुगलों को टारगेट बना रहे हैं, जो लोग आज औरंगजेब को टारगेट बना रहे हैं, उनके बाप दादा वही थे जो मुगलों के चरणों में बैठ करके, बड़े बड़े ओहदों पे बैठ के उस जमाने में शासन करते थे। उस जमाने में मुगलों के, औरंगजेब के चरण छू करके शासन करते थे। और आज शासन और सुविधाएं हासिल करने के लिए आसान टारगेट है औरंगजेब और मुगल, क्योंकि आज उसी टारगेट से शासन मिलता है। लेकिन अगर और बात करें औरंगजेब की, तो कैलाश पर्वत जो तीर्थ स्थल है, हिंदू भाइयों के लिए एक बड़ा तीर्थ स्थल है, वो चीन के कब्जे में, सबको मालूम है। औरंगजेब के दौर में कैलाश पर्वत भारत के पास था। आसानी से जो भी भाई, हिंदू भाई बहन जो कैलाश पर्वत पे जाते थे तीर्थ करने के लिए, वो आसानी से औरंगजेब के शासन में कैलाश पहुंच जाते थे, क्योंकि वो भारत का हिस्सा था। आज भारत का हिस्सा नहीं है। औरंगजेब के दौर में जो दुनिया की बड़ी ताकत था भारत, और औरंगजेब के दौर में भारत को, चीन तो क्या किसी भी देश की कोई औकात नहीं थी कि वो भारत को हड़का सके। अमेरिका का तो वजूद ही नहीं था। जब आर्थिक दृष्टि से देखें औरंगजेब को,
तो औरंगजेब के दौर में 25% से ज्यादा अर्थव्यवस्था पर, वर्ल्ड की 25% अर्थव्यवस्था है, उस पे भारत का कब्जा था। आज जो अमेरिका की हैसियत वर्ल्ड में है, उससे बड़ी हैसियत औरंगजेब के दौर में भारत की हैसियत थी। ये अर्थव्यवस्था का मामला है। सामरिक दृष्टि से बात करें तो भारत के जो पश्चिम की तरफ ईरान बड़ा देश था, ताकतवर था, लेकिन कभी हिम्मत नहीं थी ईरान की भारत को आंख दिखाने की। इधर चीन था, उसकी कोई हिम्मत नहीं थी। और अंग्रेज जिनको बड़ी ताकत बाद में बने और बड़ी ताकत बताया गया, उन अंग्रेजों को औरंगजेब ने जो धुलाई की, उन अंग्रेजों को अपने दरबार में नाक रगड़वाया, उस ताकत का नाम भी औरंगजेब था। औरंगजेब बहुत कुछ था। वो औरंगजेब जो सब लिखते हैं कि टोपी सी करके और कुरान लिख करके अपना गुजारा चलाता था, जिसने बड़े बड़े महल और किले नहीं बनाए जैसे शाहजहां ने, अकबर ने, इन्होंने बनाए। और भारत को सबसे बड़ी इकोनॉमी देने वाला, भारत को सामरिक दृष्टि से विश्व की ताकत बनाने वाला ऐतिहासिक तथ्य है, जब औरंगजेब शासक था भारत का, तब भारत विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति थी। उस दौर में भारत के मुकाबले का दूसरा देश नहीं था। 25% अर्थव्यवस्था पे भारत का कब्जा था। लेकिन औरंगजेब को आज इसलिए टारगेट बनाया जा रहा है, सीधा सीधा है कि औरंगजेब को टारगेट बनाएंगे तो वोट आसानी से मिल जाएंगे, छावा फिल्म चल जाएगी, ऐसे लेख चल जाएंगे, ऐसे चैनल चल जाएंगे, लेकिन रियलिटी कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। बात होनी चाहिए रोटी रोजगार पे, बात होनी चाहिए सरकारी वैकेंसियों पे, भर्तियों पे, इंटरव्यू पे, इन चीजों पे होनी चाहिए। देश में आज 80-82 करोड़ लोग 5 किलो जो अनाज फ्री में मिलता है सरकार की तरफ से, उसके ऊपर आश्रित हैं। कितनी शर्म की बात है कि हमारे देश में 80-82 करोड़ लोग वो हैं 140 करोड़ में से जो 5 किलो सरकार जो राशन दे रही है उस पे आश्रित हैं। उस पे चर्चा होनी चाहिए। अगले और भी एपिसोड हम औरंगजेब और मुगलों पर बनाएंगे। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।